बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को इशाइया दिया गया। ISPR के मुताबिक इशाई में मुल्क की टॉप पोलिटिकल लीडरशिप, फेडरल कैबिनेट, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और आला दीगर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और स्ट्रेटेजिक बसीरत पर इज़हार तशक्कुर पेश की और साथ में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह तीनों फोर्सेस के दरमियान बामी हम आंगी थी। साथ में उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जो मुहिम की गई, इस सिलसिले में हमारे नौजवानों ने, हमारे मीडिया ने और हमारे सफारतकारों ने आहनी दीवार का किरदार अदा किया। आपके इल्म में है कि मार्का हक के बाद भारत जो है वो अपने जख्म चाट रहा है और हजीमत का शिकार है। इस सिलसिले में कल भी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे जो सफारती महाज है वहां पर भी पाकिस्तान की जानिब से करारा जवाब दिया गया। और हमारी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काउंसलर हैं पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम साहिबा, उन्होंने बताया कि किस तरह भारत की जानिब से जो फितनल हिंदुस्तान है, BLA, जो फितनल खवारिज है TTP और मजीद ब्रिगेड की आशीबात से पाकिस्तान के खिलाफ निहत्ते लोगों पर जालिमाना कार्रवाइयां की जा रही हैं, चाहे वो खुजदार की बस ट्रेन का हमला हो या फिर जाफर एक्सप्रेस। इसके साथ साथ अब आपने ये भी देखा कि भारतीय वजीर खारजा जो बहुत बड़े एक सफारतकारी कि चैंपियन समझे जाते थे और थ्रू आउट सीज फायर के बाद से इस बात को निगेट कर रहे थे कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं सीज फायर में, आखिर एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनको मानना पड़ा कि इसमें अमेरिका और दीगर ममालिक ने अपना किरदार अदा किया है। इन नुकात में हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। साथ में आपको ये भी बताते चलें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कल से 4 मुल्क की दौरा करने जा रहे हैं और बड़े अहम ममालिक हैं तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान। इस मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में ये दौरे खसूसी अहमियत के हामिल। आपके इल्म में है कि तुर्की और आज़रबाईजान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को सपोर्ट किया भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान, और ईरान और ताजिकिस्तान हमारे दरीना हमसाए भी हैं और दोस्त मुल्क हैं। इन नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। फिर ऑपोजिशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासत किन खतूत पे आगे बढ़ रही है? क्या इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं या सड़क गर्म करनी है? जो पॉलिसी में इबाम पाया जाता है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इन नुकात पे गुफ्तगू करने के लिए जो मौजूद मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, आपका बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। हमें ज्वाइन किया आसिफ दुरानी साहब ने। आसिफ दुरानी साहब पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं ईरान में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, आपने भारत में सर्व किया है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से। आसिफ दुरानी साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन किया अली गौर बलोच साहब ने। आप मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फैसलाबाद से मौजूद है। तीनों मौजूद को फॉर्म ऑफ वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से आसिफ दुरानी साहब, सर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर ये, जैसे मैंने कहा कि हमारे अब सफारती महाज पर भी जंग जारी है। एक तरफ हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं जो हकायक पर मबनी है, दूसरी तरफ अब हम पार्लिमानी वफूद भी भेज रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल DGI इस्पार ने भी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि अब भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। आपका सर वसी तजर्बा है और अभी हालिया दिनों में ट्राईपार्टाइट मुज़ाकरात हुए जिसमें अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी मौजूद थे क्योंकि वहां की सरजमीन इस्तेमाल होती है। क्या कहेंगे सर, कैसे ये जो भारत का ऑन स्लॉट है इसका मुकाबला किया जा सकता है? आसिफ दुरानी साहब जी शुक्रिया अनवर साहब। बात यह है कि सफारती सतह पे तो आपकी स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है। इवन ज़माना अमन में भी जो है सफारती महाज खुला रहता है, और जब आपका सामना भारत जैसे मुल्क के साथ हो जो कभी कोई मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है जी। और अब चूंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 साल के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, यानी 2025 और 26 के दौरान पाकिस्तान की मेंबरशिप रहेगी। तो इसमें जो कल ओपन डिबेट हुई थी उसमें
इंडिया ने अपने कोशिश की कि अपने जो है झूठ और मुबालगा राई करने की, लेकिन उसके आपने जैसे हवाला दिया हमारे काउंसलर साइमा ने बड़े अच्छे तरीके से उसका रिबटल किया, और ये सिलसिला रहता है और थ्रू आउट रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है। अब आते हैं अगर इसकी बात की, तो इंडिया ने अदरवाइज एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जो झूठ पे मबनी था। जी आप अगर इसमें इंडियन इस वक्त अब जो पॉलिटिशियन हैं, जो अपोजिशन के हैं, जो अब हुकूमत में नहीं है, उनके अगर आप ये यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू सुन लीजिए, उनके कांस्टेबल के साथ है, उन्होंने बड़े क्लियरली ये कहा कि ये सारा एक ड्रामा है, और अब तक पहलगाम के सिलसिले में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो पुलवामा का वाकया हुआ था उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, और जबकि ये उस वक्त ये उस जगह पे हुआ जहाँ पे जो है मोदी की हुकूमत का फुल कंट्रोल था। उन्होंने जो है हजारों लोगों को वैसे ही जेल में बंद किया हुआ था, वहाँ पे उनकी अपनी जो है वो चल रही थी। तो ये सारा एक ड्रामा है, और उसको इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं अगले 4-5 महीने के अंदर, उसमें उन्होंने ये ड्रामा रचना था, क्योंकि बिहार जो है दूसरी बड़ी पॉपुलर स्टेट है यूपी के बाद, जी और चूंकि पिछले इलेक्शन में मोदी साहब को जो है मेजॉरिटी नहीं मिली, वो अभी एक कोalition गवर्नमेंट के जरिए हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके मॉरल जो है वो अपने बूस्ट करना चाहते थे, अपनी सियासी जो साख है जो कि गिरती जा रही थी उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो उससे ये हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन ये बहुत खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया उन्होंने। बिल्कुल और उसका जिस तरह से उसको पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो भी सारी दुनिया में सबके सामने वाज़ेह है कि जिस तरह से जवाब दिया गया, और पाकिस्तान ने बड़े सोबर तरीके से विदाउट इंडल्जिंग इन एनी रेटरिक, हमारे मीडिया ने, हमारे जो ऑफिशियल्स थे ISPR के, PF के रिप्रेजेंटेटिव, नेवी के रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी। ये ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली सारी दुनिया को पसंद आई कि पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हर चीज़ बयान किया। इंडिया हर चीज़ जो है छुपा के रखता था, और उससे बढ़कर पाकिस्तान ने जब ये कहा कि आइए न्यूट्रल इंक्वायरी कराते हैं, तो इंडिया जो है अब वो दे आर हैविंग कोल्ड फीट, अब यस वो जो है उनको पास भागने को जगह नहीं है। तो ये एक इस दफ़ा इंडिया हर लिहाज से एक्सपोज हुआ है, चाहे वो प्रोपेगेंडा का महाज हो, चाहे वो सिफारती महाज हो, या चाहे वो मिलिट्री का महाज हो। तो ये एक अल्लाह का करम है पाकिस्तान पर। लेकिन मैं इसमें आखिर में मेरा कावियाट ये होगा कि देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी। यस आपको जो है अलर्ट रहना है, और आपको जो है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अपनी अगली चाल जरूर चलेगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। सर मेरे साथ रहेगा। मैं आपसे अफगानिस्तान के हवाले से भी जरूर सवाल करूंगा चूंकि आप पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। मैं अली गौहर बलोच साहब आपके पास आना चाहूंगा। सिफारती जो है मैदान में हमें जो है वो एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी होगी, स्टैंड्स अपनाना होगा। कल जो फील्ड मार्शल साहब का डिनर था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से, उनकी तकरीरी पर भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तो शनीद हो रही है। अर्नाब गोस्वामी जो है उनके जो गोदी मीडिया के इस वक्त फेस हैं, उन्होंने एक अमरीकी एनालिस्ट को बुलाया था डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर, जो पाकिस्तान के हवाले से इतनी फेयर गुफ्तगू नहीं करती, लेकिन उन्होंने भी बताया कि इंडिया की जानिब से जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो बड़ा क्लियरली वर्ड यूज करती। उन्होंने करण थापर के वायर प्रोग्राम में भी कहा था बकवास। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब उनके 7 वफूद जो हैं वो चल पड़े हैं मुख्तलिफ ममालिक, साउथ अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। शशि थरूर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी वफ्द जाना है। आप क्या अब राय रखते हैं? आपने सुना अब बड़े दुरानी साहब बड़े सीनियर हमारे डिप्लोमेट रहे हैं, भारत में भी सर्व किए, वो कहते हैं अब हमें कंप्लेसेंसी का जो है ना एलिमेंट नहीं आना चाहिए और हमें चौकस रहना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मेरा टेक ये है कि भारत में तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हर वक्त ही इंतखाबात होते रहते हैं, तो जब तक नरेंद्र मोदी है ये वॉरजिंगिज्म चलता रहेगा। अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त जो हमारा ये मौजूदा मतलब है कि जो उन्होंने दहशतगर्दी की, पाकिस्तान के ऊपर शब खून मारा, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद किया और ख़वातीन को शहीद किया और बेगुनाह लोगों को शहीद किया, तो ये
عرصہ دراز سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کبھی بلوچستان میں کبھی KPK میں دہشت گردی اور گوریلا جو جنگ ہے اس کے اندر وہ ملوث رہا ہے انڈیا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ بزدل دشمن کی طرح وہ حملے کرتا رہتا ہے جی لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ بانگے دہن ان کا جو ہے وہ جواب جو ہے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ دیا۔ جس طرح سے انہوں نے پہلے جو واقعہ ہوا جس میں ان کا ایک پائلٹ بھی پاکستان نے گرفتار کیا اور ان کا طیارہ مار کرایا، پلوامہ کا ہوا تھا تو سر انہوں نے پھر ایک بالا کوٹ پہ ایک سٹرائک کی تھی، من گھڑت سی، اور پھر ہم نے ابھی نندن گرایا تھا اس کے جہاز سمیت۔ بالکل، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو موجودہ ان کی جارحیت تھی اس میں انہوں نے جس طرح سے انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو طیارے ہیں جی مطلب ہے فرانس کے، وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو یہ مکافات عمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے سامنے یس آتی، ٹھیک ہے، اور نہ صرف ہم نے ان کو جنگی محاذ پر منہ کے اوپر ان کے تماچا مارا ہے، بلکہ خارجی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی دنیا میں بھی وہ تنہائی کا تقریباً شکار ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک ملک جو اسرائیل جس کی وہ مطلب ہے کہ وہ سپورٹ کی وجہ سے بڑے وہ فرعونیت تھی ان کے لب و لہجوں میں، جی اور جس طرح سے ان کا جو میڈیا تھا، آپ نے وہ الیکٹرانک میڈیا بالخصوص جس میں وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بالی ووڈ کی فلمیں چلا رہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے تھے، صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو ہمارا پاکستان کا میڈیا تھا انہوں نے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس اور بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور کوئی جھوٹی بات نہیں کی، ہمیشہ وہ بات کی جو حقائق تک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا سارا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، اور ہمارے طیاروں نے ان کے گھر کے اندر گھس کے ان کو مارا، جی ان کی جو ملٹری انسٹالیشن تھی ان کو ٹارگٹ کیا، جی ان کے اڈوں کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پر اللہ کے کرم کے ساتھ ہم نے تباہی مچائی ہے ان کے ملک کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک طیارہ بھی نقصان نہیں ہوا، اور ہمارا کوئی پائلٹ جو ہے یا کوئی اس میں وہ اس مارکہ کے اندر کوئی شہید نہیں ہوا، سارے الحمدللہ غازی بن کر آئے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس وقت اس پوری یہ جو ہمارا ایک مارکہ تھا اس کے اندر مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ، چائنا، خاص طور پہ ٹرکی، ان تمام ممالک نے جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک ہماری حوصلہ افزائی کی، اور بالخصوص چائنا نے جس طرح سے دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ بھی پوری دنیا میں کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہماری عوام کی اور ہماری جو ملک کی توقعات کے اوپر وہ پورا اترے ہیں، جس طرح سے ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ دوستی ہمارے ساتھ بالکل آپ آ رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پر یہ کہوں گا، دیکھیں اس پر ہوا یہ کہ ہم نے جو ان کی میڈیا وار تھی وہاں پر ہم جیتے، جو ان کا ویسے انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کی اس پر ہم جیتے، خارجی امور کے اوپر آپ دیکھ لیں جو ہمارے فورن افیئر خاص طور پر جو ہماری خارجہ امور کی منسٹریز ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کنڈکٹ بڑا زبردست قسم کا تھا، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور بالخصوص جو سپہ سالار تھے ہمارے آرمی چیف، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جس طرح سے بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہماری تینوں مسلح افواج بلکہ ان کی آپس میں جو کوارڈینیشن تھا وہ ایک مثالی قسم کا کوارڈینیشن۔ علی بھائی دوبارہ میں آپ کے پاس سر لوٹ کے آتا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بالکل یہ مثالی کوارڈینیشن نے جو ہے ہمیں ایک واضح برتری دی ہے۔ فیصل فرید صاحب ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا، جی پلیز کریں، پر جو ہماری پوری پاکستانی قوم ہے، مطلب ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اختلافات کو بھی پیچھے کر یس ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے مطلب ہے پاک افواج اور جس طرح سے اظہار یکجہتی کیا ہے، یہ بھی ایک اپنی نظیر آپ تھا۔ بالکل، یہ I totally agree with you۔ میں اسی موقع پہ فیصل فرید صاحب کو بلانا چاہتا کہ فیصل فرید صاحب یہ بھی بہت اچھی یکسوئی دیکھنے کو ملی، اور میرے خیال میں بھارت نے مس ٹائم بھی کیا اور شاید انڈر اسٹیمیٹ بھی کیا۔ وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اندر پولیٹیکلی پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر، اور شاید جو بہتر ہم آہنگی یکسوئی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پاکستان میں مہم جوئی کی۔ آپ کی میں گفتگو سنتا ہوں، آپ ہمیشہ مثبت اور کنسٹرکٹیو اگر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا کہ ہم نے ایک واضح ان کو پیغام دیا ہے، اور جیسے میں نے ایک بات کہا کہ بہت سے انٹرنیشنل ویسٹرن اینالسٹ بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آپ سے مروب نہیں ہوا تو کسی مغالطے میں نہ رہیے۔ کیا کہیں گے سر، اب ہمیں آگے کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور سسٹین کرنا ہے؟ سوال یہ بیسیکلی۔ تھینک یو۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب ہندوستان نے ایگریشن کی
तो पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान के आम आवाम ने, पाकिस्तान की मीडिया ने अपनी अफवाज का वो साथ दिया जो साथ देना चाहिए था। और इसलिए साथ दिया क्योंकि अफवाज पाकिस्तान उस दुश्मन से लड़ रही थी जिनको पाकिस्तान की कौम जो है अपना दुश्मन कंसीडर करती है, और हमें पता है कि वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ही ख़िलाफ़ है। और एक मारकतुल आरा कामयाबी मिली। इसमें नो डाउट पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, उनकी कमांड को बहुत क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान की कौम अपने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हुई। हुकूमत में पार्टियां थीं, हुकूमत के अपोजिशन में पार्टियां थीं, वान के अंदर थीं या बाहर थीं, सब ने एक यकसुई और इत्तेफाक का मैसेज दिया। इवन जेल के अंदर से लीडर्स ने हिंदुस्तान को पुकारा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हम समझते हैं, जो मेरी जैसे मैं देखता हूँ, देखिए इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है मोदी की और आरएसएस की, वो हमेशा वॉर मॉन्गरिंग और जिंगोइज्म पे है, और वो चलेगी शायद, और वो चलाएंगे और हर वक्त इलेक्शन होंगे और चलाएंगे लेकिन इशू ये है कि वहाँ पे पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा मजबूत है, और वहाँ पे जो पार्लिमानी निज़ाम होता है वो फ्रेजाइल होता है। उसमें एक हमेशा एक मौका रहता है जो पार्टी के अंदर लोग होते हैं। मोदी के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, कांग्रेस ने भी वहाँ पे एक मामला शुरू किया है, राहुल गांधी ने मामला राहुल उठाया गांधी ने किया है, और अभी वो सिंदूर का ताजर वो उन्होंने कोई उनका वहाँ पे शुरू किया राजस्थान में, जो उन्होंने तकरीर की है। अच्छा। और बीजेपी के अंदर से भी उन पे तनकीद शुरू है। तो मतलब मेरा ख्याल प्रेशर में में बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो मेरे ख्याल में कुछ 6 महीने के अंदर उनकी पॉलिटिक्स जो है वो इट विल बी डन एंड ही विल बी डन एंड डस्टेड। आप समझते हैं नरेंद्र मोदी की सियासत का जवाल है वो? उसके जवाल भी है, और बिहार के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो नीतीश कुमार हैं जो उनके, और वो जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, अदरवाइज बहुत ही वीक गवर्नमेंट है। ठीक है। तो अगर ये कोalitions वहाँ पे बिहार के इलेक्शन के बाद होती हैं, हटती हैं, तो हमारी जो डिप्लोमेटिक एग्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीस के लिए, जो कि हमने ड्यूरिंग द वॉर एक बहुत ही पॉस्चर रखा और दुनिया में बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। स्ट्रेटेजिक पॉज भी रखा हमने। पॉज हमने रखा, हमने वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का एक मुजाहरा किया, उसके साथ हमने पीस को जो है मौका देने के लिए हमने बात की। हमने चौथे दिन जाके रिटेलिएट किया जी। उससे पहले हमारे शहरियों को शहीद किया गया, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया गया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया गया, हमारे जवानों को शहीद किया गया। LOC पे जो है वो बिल्कुल ऐसा एक बमबारी की गई, शहरी इलाकों पे बमबारी की गई, और इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स किए गए। इंडस वाटर ट्रीटी को रोक के भी इंटरनेशनल वॉर क्राइम वेपनाइज किया पानी को, जिसकी कंडेमनेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई, अमेरिका में भी हुई। और फिर जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो जाता है आप हमारी मीडिया को, क्योंकि जो हमारे पहले दिन से ISPR की तरफ से, और दूसरी हमारे जो दोनों विंग्स हैं एयरफोर्स एंड नेवी, उसके 3 स्टार ऑफिसर्स ब्रीफ कर रहे थे विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स और विद द ग्राफिक्स के कहाँ पे कौन सा प्लेन हिट हुआ, क्या हुआ। राफेल जो है जिस तरह से लॉक हुआ, जिस तरह से पहले दिन उनको एक जवाब मिला, तो उसके बाद हमारे मीडिया ने फैक्चुअल रिपोर्टिंग की। सो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी मीडिया की भी और स्टेट की ऊपर गई है। नाउ वी हैव टू मूव एज ए स्टेट जो कि पीस चाहती है, वहाँ की वॉर मॉन्गरिंग को वो होता रहेगा। आई थिंक वी शुड लेट देम डू वट एवर दे डू। हमें एक्शन करना चाहिए, अग्रेसिवली पीस के लिए जाना चाहिए। ये था, मैं आपको किसी भी छोड़े जा रहा हूँ और मैं सभी सब के पास आना चाह रहा हूँ। आपने सही कहा कि हमारा पीस की पॉस्चरिंग यही होनी चाहिए और हमारा मौकफ यही रहा है। लेकिन आसिफ दुरानी साहब, उनकी जानिब से जो अब ये प्रॉक्सीज के जरिए करवाया जा रहा है, और जाहिर बात है आप चूंकि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े ब्रदराना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तालिबान हुकूमत आने के बाद उन्होंने कहा था, अहद किया था कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और गालिबन शायद उनका अहद हो, लेकिन वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ज़ाहिर बात है, चाहे वो ईरान के बॉर्डर के थ्रू कुलभूषण यादव बलूचिस्तान आ रहा था, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, आप तो ज़्यादा मुझसे बेहतर मेले वकू को समझते हैं बलूचिस्तान के, और फिर अफगानिस्तान से भी बॉर्डर तवील जुड़ता है बलूचिस्तान का।
क्या कहेंगे सर, अब में कैसे, अब तो अफगानिस्तान, चाइना ने सी पैक भी अफगानिस्तान को भी शामिल करने का फैसला किया है, कैसे हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं? ईस्टर्न पे तो जंग लड़ ली, वेस्टर्न बॉर्डर को कैसे अपना स्ट्रेंथन करें? दुरानी साहब। जी अनवर साहब, बात यह कि इंडिया फ्रॉम द डे वन पाकिस्तान के खिलाफ इसमें ये जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है इसको यूज करता रहा है जी। मसलन ये कि कंधार और यहाँ नंगरहार जलालाबाद में इंडियन कॉन्सुलेट का वजूद के कोई वो नहीं है, रैशनल नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान के रास्ते उसके ना लोगों का आना जाना है और ना उस तरह की उसकी ट्रेड है, वन वे होती है जो हम अफगान उसको अलाउ करते हैं जी। इसी तरह ज़ायदान में इंडियन कॉन्सुलेट का वजूद जो है वो सिवाय इसके कि वो जासूसी का अड्डा है वहाँ से वो करते हैं। और आपने फिर ये भी देखा कि कुलभूषण यादव जो है चाबहार में एक ज्वेलरी के बिजनेस कर रहे थे, उसकी आड़ में वो अपने सारा एक पूरा रैकेट चला रहे थे। Yes. वो अपनी जगह मौजूद है। दोस्तों मैं ये कहूँगा कुलभूषण यादव तो इंडिया ने जो है दे टुक ईरान फॉर ग्रांटेड, वो ईरान के लिए एक एम्बेरसमेंट का बायस बने। अफगानिस्तान के अंदर भी उनकी यही हरकत रही है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पिछले 20 सालों में 9/11 के बाद इंडिया को फुल खेलने का मौका मिला, उन्होंने जो है वहाँ पे ये जो हामिद करज़ई हुकूमत है और अशरफ गनी हुकूमत है उनके साथ मिलके और फिर उनकी जो इंटेलिजेंस थी उस वक्त NDS कहलाती थी जी। वो बहुत ही उन्होंने क्लोज कोऑपरेशन था। और यहाँ तक था कि आखिरी दिनों में तो अशरफ गनी हुकूमत में NDS का जो स्टेशनरी है वो भी इंडिया से आती थी। अच्छा। जब चाल इस तरह की हो तो उसमें इन्होंने जो है ये अब जैसे TTP का वजूद 2007 में आता है, इन्होंने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए TTP को फंडिंग शुरू की। यही सूरत हाल 2006 में जो है बलूचिस्तान में अकबर बुगटी का मर्डर के बाद सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई है, तो उसमें भी इंडिया जो है वो बड़े जो डिसिडेंट्स हैं BLA BRA वगैरह उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस करते थे। और उसमें तो चूंकि बलोच मिलिटेंट्स थे वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया उसको न सिर्फ सपोर्ट करता था बल्कि वो इंडिया भी फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे और वो मीडिया पे भी आते थे। TTP वालों को तो पता ही नहीं है वो, बल्कि चूंकि प्रॉक्सीज के जरिए अफगान प्रॉक्सीज के जरिए इंडिया फाइनेंस करता है इनको, TTP वालों को तो शायद उनको ये भी ना पता हो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें ये है कि इंडिया के लिए ये बड़ा सस्ता किस्म का सेकंड फ्रंट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खोला था, क्योंकि डायरेक्टली तो वो बॉर्डर पे ये जुर्रत नहीं कर सकते थे, उनको पता है कि उनको टिट फॉर टैट जो है वो जवाब रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए सर? हाउ वी कैन नहीं, कन्फ्रंट हमारी दिस पॉलिसी तो यू हैव टू डिफेंड इट। बात ये कि ये पॉलिसी जो है वो कोई 2+2 वाली तो नहीं हो सकती। अच्छा। इसके लिए आपको करना पड़ता है। अब तालिबान की जो है 4 साल होने को आए हैं उन्होंने, लेकिन उसमें एक चीज हमें नहीं बोलना चाहिए कि TTP नजरियाती तौर पे अफगान तालिबान के कजन्स हैं नजरियाती तौर पे, तो इसलिए आपको हमें ये भी देखना हमारे मुल्क के अंदर भी जो है वो बहरहाल उनका वजूद है TTP वालों का। उनको यहाँ पे कोई शेल्टर मिलता है तो वो ये अपने ऑपरेशंस करते हैं, कोई उनको पनाह देता है तो करते हैं। तो हमें अपने घर को भी वी हैव टू पुट द हाउस इन ऑर्डर। या बलूचिस्तान के अंदर भी हमें इसी तरह जो है वो मसलहत पसंदी से काम लेना पड़ेगा और जो सियासी मसलहत पसंदी वो बहुत ज़्यादा अहम अहमियत रखती है। ठीक। और उसको आपको जो लोग हैं खासकर यूथ उनको जो है हर सूरत में इनको यू हैव टू विन देम अवे फ्रॉम मिलिटेंसी। जी ओके, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। आसिफ दुरानी साहब साबिक सफ़ीर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान पाकिस्तान के रह चुके हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ईरान और UAE में भी उन्होंने सर्व किया, भारत में भी सर्व किया। आपका बहुत शुक्रिया। हमें शौकत पराचा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, अपना शो होस्ट करते हैं। शौकत पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत पराचा साहब, अभी आप आसिफ, बहुत शुक्रिया, आप आसिफ दुरानी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौर बलोच साहब। सर, कल इशाइया दिया गया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने रोल अदा किया मार्का हक में। आपने इससे कबल देखा कि उनको फील्ड मार्शल की जब बैटन दी गई तो खसूसी तकरीब हुई अवान सदर में, और यही बताया गया कि उनकी जो लीडरशिप थी उसने टेबल्स को टर्न किया। मीडिया के रोल को बहुत सराहा जा रहा है। अभी फैसल चौधरी साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी
भारत की जानिब से तो वही बातें की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पॉज है। और बड़ी अच्छी फैसल चौधरी साहब ने बात की कि वहां पर अब जो है वो कांग्रेस और जो उनके हिस्ब इख्तलाफ के लोग हैं उसको वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर तिजारत कर ली गई। जाहिर बात है वो जो सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका के, आप क्या से देखते हैं इन मामलात को आगे आने वाले दिनों में? हमें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लेवल पे और दूसरे लेवल पे किस किस्म की यकजहती और यकसुई की जरूरत है? पराचा साहब जी, बहुत शुक्रिया। हमें यकजहती या जो पॉलिटिकल ईज है, या अभी एम्बेसडर दुरानी साहब जो फरमा रहे थे, ये तो हर वक्त जरूरत होती है कि चीज़ें एक ऑर्डर में चलें। और वो ऑर्डर क्या है? वो मुल्क का आइन है, वो मुल्क का कानून है, वो मुल्क का निज़ाम है। लेकिन चूंकि एक वार पाकिस्तान पे, एक जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान पे, और ये बात दुरुस्त है कि जो अभी राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर की, उससे अलर्ट तो रहना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस तो रहनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब दुनिया की मेन पावर्स वो इन्वॉल्व हुई हैं, और आज जयशंकर साहब ने जिस तरह बातें की, बिल्कुल जी, कंफर्म किया कि हाँ, मार्को रूबियो मेरे साथ रास्ते में थे और जेडी वांस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ रास्ते में हैं, तो पावर्स इंगेज हुई हैं, एक सीज फायर करवाया है। और सबकी ख्वाहिश है कि सीज फायर रहना चाहिए। कल दफ्तर खारजा ने भी कहा कि डीजीएमओ दोनों साइड्स के, यानी पाकिस्तानी एंड इंडियन साइड, डीजीएमओ के राब्ते हैं और डी एस्केलेशन वो कर रहे हैं। डी एस्केलेशन है क्या? स्टेप्स जो लिए जाते हैं कि जो ट्रूप्स अगर फॉरवर्ड मूवमेंट पे थे तो उनको पीछे बुलाया जा रहा है ग्रेजुअल। ये सारी चीजें हो रही हैं। जिस डिनर की या आपने ऐवान सदर की तकरीब की बात की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज इन अ हैप्पी मूड, और क्यों नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को इंश्योर किया, स्पेशली 6 और 7 मई की दरमियानी रात, कोई 70 से ज्यादा उनके प्लेन्स 7-8 फॉर्मेशन बना के वो आ रहे थे। पाकिस्तान की एयर स्पेस उन्होंने वायलेट करना थी, कहीं आकर लाहौर के पैरेलल या किसी जगह पे उन्होंने कुछ एक्टिविटी करके वापस चला जाना था। और जो न्यू नॉर्म्स कहते हैं, वो न्यू नॉर्मल उनके ज़हन में शायद यही था कि जब हम चाहें पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं, जहां चाहें पाकिस्तान की सॉवरेंटी को हम वायलेट करें। लेकिन न्यू नॉर्मल अब ये बन गया कि पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस इंश्योर किया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की निगरानी में, क्योंकि आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी ने जगह का तयन, अहदाफ का तयन, वक्त का तयन और किस तरह की कार्रवाई हो वो मुसल्लह अफवाज पे छोड़ा था। और मुसल्लह अफवाज ने अंडर द कमांड ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद वो कर दिखाया जो मेरा ख्याल है अगले 100 साल तक याद रहेगा। इसलिए ये मोमेंट ऑफ रिजॉयस है। 2 वजूहात मैं ज्यादा समझता हूँ। एक तो बिल्कुल सही बात फैसल चौधरी साहब ने भी की, और आपने ISPR की भी वो पिछले हफ्ते की स्टेटमेंट देखी होगी कि सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया गया, जिसमें तमाम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मीडिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, उसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो एक यूनिटी जो है, डिस्पाइट मेनी ऑड्स, मेनी एडवर्सिटीज, वो यूनिटी हमें नजर आई, और वो एक कौमी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नजर आई इस पूरे क्राइसिस में। और मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी किसी चीज को कहा जाता है। एक ऐसा वाकया हुआ जब पाकिस्तान की बका एट स्टेक थी तो कौम इकट्ठी हो गई। लेकिन उस पे दूसरी बात मैं जरूर जी आप बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं अली गौर, आप दूसरी बात मुकम्मल करें शौकत साहब। नहीं आ जाए आप। अच्छा अली गौर साहब, जी आपने अच्छी गुफ्तगू हुई है। अली गौर बलोच साहब आप हैं सर हमारे साथ? जी अली साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो बेहतरीन तरीके से हुआ, सीज फायर इस वक्त है जैसे शौकत पराचा साहब कह रहे हैं कि वो होल्ड करेगा, और जाहिर बात है वो हो भी नजर होता भी ऐसा आ रहा है। सियासी तौर पर जरा मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा आपकी मौजूदगी में, फैसल चौधरी और शौकत पराचा साहब की। सर अब मामलात हुकूमत और अपोजिशन में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात करें और सीज फायर को आगे बढ़ाएं। क्या कोई पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में
حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہتر اشتراک عمل کے حوالے سے، کیونکہ ہم جہاں اس جنگ میں یہ پتہ چلا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری جو اقتصادیات ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. منی میریکل ہوا ہے لیکن we need sustained economic growth. دوسرا پولیٹیکل اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو بھی اسٹرینتھن کرنا. تو یہ اس حوالے سے بتائے گا کہ کیسے ان کو آن بورڈ کیا جائے گا، کوئی اکوموڈیشن کی جائے گی ان کے ساتھ بھی؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی اور الیکشن ہوئے تب سے کیا باتیں ہو رہی تھی، بلکہ اس سے بہت پہلے سے کیا باتیں ہو رہی تھی الیکشن سے پہلے جی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتی، کوئی اور کام کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سری لنکا کی مثال دی جاتی تھی، بنگلہ دیش کی مثال دی جاتی تھی، اور مطلب پاکستان کی وہ پکچر پرنٹ کی جاتی تھی کہ لوگوں میں بجائے امید کے لوگوں میں مایوسی پھیلائی جاتی. جی ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کوئی ان سے ذاتی اختلاف نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں پاکستان میں 9 مئی کے واقعات جیسے واقعات نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف IMF کو سیاسی پارٹی کو ذہن میں دیتے خطوط لکھے اور کہیں کہ پاکستان کو کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہر وہ لابنگ نہ کریں جو پاکستان کے خلاف، جس کا مقصد یہ ہو پاکستان کے خلاف لابنگ کی جائے. وہ لیکن اس جنگ میں تو سر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے نا. دیکھیں بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ساتھ کھڑے تھے ہم ان کو شکریہ کرتے ہیں اور بڑے فراز دلی کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ تو خود اس بات کے اور تاکہ ہمارے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے عطا تارڑ صاحب جی حتیٰ کہ انہوں نے بھی اس بات کا، جس سے کہ اکثر پی ٹی آئی کو گلہ رہتا ہے جی اور انہیں پی ٹی آئی سے رہتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انڈیا کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لگتا تھا کہ ان کا اور ان کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں. کچھ ایسے بھی لوگز جو باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف آج بھی کیچڑ چھال دے، پہلے بھی چھال دے تھے، ان کی کوئی اسٹریٹجی. ٹھیک جی اوکے، آپ کا نقطہ آ گیا تھا. فیصل چودھری صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، شوکت پراچا صاحب نے بھی بات کی اور علی گور بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ یکسوئی تھی، لیکن 2 ایونٹس ہوئے جس کا میں نے ذکر کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ڈنر، اس میں ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہیں دیکھا جبکہ اور وزراء اعلیٰ تھے، اور جو ان کی فیلڈ مارشل بننے کی سیریمنی تھی اس میں بھی موجودگی جو ہے وہ نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایز چیف منسٹر پی ٹی آئی کا اپنا ایک سٹانس ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اس کے رہنما ہیں لیکن ساتھ میں وہ چیف ایگزیکٹو ہے، ان کا ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا اور اٹینڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو سرکاری تقریبات ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ تو ایک ہنگام مچا رہتا ہے، ہاں لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی پریشر لینا چاہیے. آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے مذاکرات سے متعلق، جی بالکل. دیکھیں پی ایم نواز میں بھی کنفیوژن ہے. بھی کا مطلب آپ میں بھی کنفیوژن ہے؟ ان میں کنفیوژن ہے. اچھا. گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وفاقی وزراء بھی کہتے ہیں. مریم نواز اپنی سپیچ میں کہتی ہیں کہ بھارت سے بھی برے ہیں اور پی ٹی آئی سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ان کا آپس میں، کیونکہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا بیان اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جب دو قسم کی باتیں آتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی بھی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ایک ایز دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ آپ اس کو زیادہ وزن نہیں دیتے؟ نہیں، کیونکہ جب آپ پارٹی میں سے گھر سے 2 بندے بولیں نا، وہ بھتیجی بھی ہیں اور وہ صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور پھر کس پالیسی پہ پی ایم ایل نواز کار فرما ہوگی، یا مریم نواز کی یا شہباز شریف صاحب کی، دونوں میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو بھی، اور پی ٹی آئی میں جو جاری کنفیوژن ہے اس کو خان صاحب جتنی جلدی دور کریں گے ان کے لیے بینیفیشل ہوگا. آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے خان صاحب کو ہی نہیں بتایا کہ؟ جی میں جو باتیں باہر کرتا ہوں میں اندر بھی وہی کرتا ہوں. میں کبھی کوئی، انہوں نے کیا جواب دیا جو کنفیوژن آپ خود کہہ رہے ہیں؟ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا دیکھیے
गुजारिश ये है कि जब आप जेल में होते हैं तो अगर आपको लोग जाके कहें कि बार 2.5 लाख बंदा इकट्ठा हो गया जी, बार ये है बार वो है, तो ज़ाहिर है फिर वो एक पॉलिटिकल आदमी तो यही कहेगा कि ठीक है तहरीक चलाएं जाके आप। असल में इशू ये है, और मैंने उनको ये बताया था कि इन लोगों से तहरीक नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि तहरीक चलाने के लवाजमात नहीं हैं, मौसम नहीं है और अहलियत नहीं है। ये जो मौजूदा टीम उन्होंने लगाई हुई है वो सियासी तौर पर ना पुख्ता है, फहम फरासत भी नहीं है। और अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें करनी है तो फिर आपको जो बयानात आए हैं फील्ड मार्शल का अवार्ड मिलने के बाद, उन बयानात से भी एतराज़ करना होगा और उससे एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि मामलात फिर इससे दुश्वार होते हैं। और सबसे पहले भी करने वाला काम ये है कि आप वो टीम लाएं सियासतदानों की जो कि लोगों को भी समझा सके, आपके वोटर्स को भी समझा सके कि मामलात क्या हैं। इस वक्त लोगों को समझना चाहिए कि इमरान खान साहब 20 महीने से ज़ायद जेल में हो गए हैं, उनकी बीवी भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद साहब, चीमा साहब, यास्मीन आशिर साहबा, इनको भी 2-2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो आपने खान साहब से मुलाकात में क्या पाया कि जो आपने कहा ना, जो उनकी जो टीम है, आपकी असेसमेंट ये है कि शायद वो इस एबिलिटी उनमें नहीं है, तो खान साहब अभी भी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं या मतलब? नहीं, खान साहब को देखिए, खान साहब का जो एक्स हैंडल है उससे तो नरम व गरम किस्म के बयानात आते रहते हैं। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जब अंदर बातें तल्ख, जेल में तो बंदा तल्ख बातें करेगा ना, वो फूल तो फेंकेगा नहीं। फिर स्पेशली आजकल की जिस तरह से आपने जेल रखी हुई है, ना तो उनके पास कोई पंखे के अलावा सहूलत है, धूप डायरेक्ट है, छोटा सेल है, गर्म हो जाता है। उनकी बेगम साहबा जो हैं वो भी, उनको भी उन्होंने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई हैं जो कि बी क्लास में नॉर्मली मिलती हैं सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को। बी क्लास तो खत्म हो गई है, तो इस वजह से वो भी माहौल कभी आप नहीं। कहते हैं अब माहौल में देखिए ना, अगर आपको CBM करना है तो आपको थोड़े से हुकूमत ही CBM कर सकती है ना। ठीक है, अब अपोजिशन तो कुछ नहीं करेगी। PTI के साथ जो सियासी इख्तलाफात हैं और जो पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद होती है इदारों की, वो तो यही है ना कि आपने सबसे पहले उनका इलेक्शन के दौरान जो मामलात किया, इलेक्शन से पहले जो मामलात किए, उनका निशान छीना, उनको आप इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनकी रिजर्व सीटें आपने नहीं दी, सेनेट के इलेक्शंस आपने नहीं करवाए, 11 सीटें उनकी जो हैं KP में विद होल्ड की हुई हैं। उसके बाद सानिया नश्तर का इस्तीफ़ा होता है तो आप वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन नहीं कराते हैं, बाकी सुबह में करवाते हैं। उनके नाजायज़ तौर पर 9 मई के मामलात पे जो मुलव्वस हैं उनको तो सज़ा हो जानी चाहिए थी। 2 साल से ज़्यादा हो गया इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो कि गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, वो आप समझते हैं, आपकी बात सही है, उन्होंने नहीं कुछ किया कंक्लूजन पे पहुंचे। और उस पर जो क्राइटेरिया है, जो जस्ट लास्ट सेंटेंस प्लीज जी प्लीज, कि क्राइटेरिया ये है कि जिसने PTI को छोड़ दिया है उसको आपने मुलव्वस होने के बावजूद उसको पूछा नहीं, और जिन्होंने PTI को नहीं छोड़ा 35-40 हज़ार बंदा राउंड अप किया, 4 इंसिडेंट हुए और उसमें ख़वातीन, बच्चे, पार्लियामेंटेरियंस, जो कोई आप कहते चढ़ा आपने उनको कर दिया। तो ये पोलिटिसाइज करना में के पीछे जो नून लीग ने किया स्पेसिफिकली, उन्होंने जिस तरह से इसको पोलिटिसाइज किया है या निगरान हुकूमतों ने जो किया, तो उसमें फिर आपको वहाँ पे भी तो एक 10 मई 9 मई से बाहर तक बहुत बड़ा दिन है, और जो फतह होती है फिर उसके लवाजमात भी हैं। और फतह मक्का हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है कि सुन्नत रसूल में क्या था। तो इस चीज़ से जो नबी पाक का लाखों करोड़ों दरूद उन पे जो सिलसिला उन्होंने की हमें अपनी ज़िंदगी में दिखाया, उसमें एक मशअल राह है। और अगर तारीख़ में किसी ने ज़िंदा रहना है तो फिर सुन्नत मोहम्मदी को फॉलो करना चाहिए। शौकत पराचा साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? आपने सारी गुफ्तगू सुनी, फैसल चौधरी साहब की भी, और अली गौर बलोच साहब का भी मौक़िफ़ आया, उनसे भी हम इसका जवाब लेंगे। मैं आपका राय ले लूँ और फिर मैं अली गौर बलोच साहब से प्रोग्राम को क्लोज करूँगा। शौकत पराचा साहब, देखें, जो चौधरी साहब ने बात की कि तहरीक शहरीक तो नहीं चला सकते, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। तहरीक का जो खुद ही फरमा रहे हैं कि ना हालात हैं ना कोई सूरत हाल है, और अब तो भारत को जिस तरह से जवाब दिया गया, अब तहरीक कहाँ से है? ठीक। अब दूसरी बात रहती है मुज़ाकरात के जरिए और या अदालतें हैं। मुज़ाकरात जहाँ तक है, PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात इस हुकूमत से नहीं करेंगे। खुद जो अंदर से एक्स
پہ میسج آیا آپ نے بھی ذکر کیا، جی اس میں بھی آج یا گزشتہ روز کی جو وہ میسیجنگ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے کیونکہ پاور ان کے ساتھ ہے، اب تو خیر بہت پاور آ گئی، تو وہ آگے سے سیکیورٹی ذرائع کہہ دیتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں۔ بالکل موقع جو تھا پچھلی بات چیت کا جنوری والا، وہ میرا خیال ہے کہ از اے لاسٹ اپرچونٹی، اس میں اگر بات چیت کر لی جاتی، آج کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔ آج کی گراؤنڈ ریالٹی جب ہم کہتے ہیں کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں نہیں، پورے ریجن میں نہیں، یہ دنیا میں جو ایکویشن ہے پاکستان اور بھارت کی وہ بدل گئی، ڈی ہائفنیشن سے ہائفنیشن پہ آ گئے، تو بالکل پھر اس کی ڈومیسٹک امپلیکیشن ڈیفینیٹلی ہیں۔ امپلیکیشن کیا ہیں کہ یہ جو کولیکٹیو ایفرٹ ہوئی اور جس نے پاکستان کو آج سنہرا موقع فراہم کیا تاریخ میں، اور جس کے آنے والے مستقبل پر بھی اثرات ہوں گے، اس کے یقیناً سیاست پہ بھی اثرات۔ تو مذاکرات والا جو جنوری میں تھا وہ اور سچویشن تھی، اس میں کچھ کہیں نہ کہیں سے مل بھی سکتا تھا، توقع بھی کی جا سکتی تھی اور دباؤ بھی شاید اس وقت تھا، لیکن اس کو ہیسٹ میں ختم کیا گیا، یعنی 31 جنوری کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور پہلے ہی خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے، آج تو جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی کی بدل بات گئی کر رہا ہوں، وہ بالکل تبدیل ہو چکی۔ اس لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب سادہ الفاظ میں تو فوج ہی ہوتا ہے، اور جی فوج کی طرف سے منظوری تو آتی ہے آرمی چیف کی طرف سے، وہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل تھے، اب فیلڈ مارشل ہو، اور جو ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں تو ہوگا، جو نون لیگ بھی یاد کرواتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تو سب کچھ پہ ہوتے ہوئے مجھے وہ تحریک کی تو بات چھوڑیں، آگے جو ایک اور فیکٹر بھی آ گیا نا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کیسز پینڈنگ پڑے تھے یا فیصلے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس ٹرائل کو سٹے کیا ہوا تھا کہ آپ سماعت تو مکمل کریں لیکن آپ کو سزا نہ سنائیں، اب وہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا کہ ملٹری کورٹس ٹرائل کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اوکے کر دیا، تو اب یہ پروسیس جو ہے یہ بھی وہ چل میرا پڑا ہے، خیال ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ ڈائریکشن میں وہ کنکلوڈ ہوگا۔ ہم ٹھیک۔ پری جج تو نہیں کر سکتے کہ کیا ٹرائل کی سزائیں ہوں گی یا معافی ہوگی، لیکن آپ والی بات پروسیس شروع ہو جائے گا، پروسیس شروع لیکن ہوگی۔ کچھ لوگوں کو آپ کو یاد ہے کہ معافی دی گئی تھی، میرا خیال ہے 40 کے قریب نا، جی باقی کچھ کے کیسز ابھی انڈر پروسیس تھے، یہ آئی ایس پی آر نے پریس سٹیٹمنٹ جاری بالکل کی، ایگزیکٹلی تو یہ پروسیس کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جائیں گے، لہذا وہ جو ٹاکس ہیں، جو مذاکرات ہیں یا تحریک ہے، مجھے دونوں نہیں نظر نہیں آ رہے۔ وقت میرا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب، علی گور بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اینڈ میں ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ فیصل چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور آصف درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ویورز، آپ نے مختلف نکات پر مبنی گفتگو دیکھی اور سنی، اب دیکھتے ہیں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شوکت پراچا صاحب کا اینڈ کا تجزیہ آپ کے سامنے، ان کو ایسے ہوتے نظر نہیں آ رہا، ان اے وے ٹاکس کی طرف معاملات نہیں بڑھ رہے۔ آنے والے دنوں میں ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد